नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दक्षिण चीन सागर में चीन के 200 जहाज़ों ने द्वीप को घेरा, फिलीपींस ने भेजे फाइटर जेट। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि होली पर पाकिस्तान की साजिश नाकाम, जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह ने किया पहले चरण में बढ़त का दावा, बोले बम्पर वोटिंग भाजपा के लिए शुभ संकेत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दक्षिणी चीन सागर में चीन के 200 जहाजों ने द्वीप को घेरा, फिलीपींस ने भेजे फाइटर जेट। जी हां दोस्तों, पड़ोसियों को धमकाने में लगे चीन ने फिलीपींस से सटे दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाके में अपने 220 से ज्यादा जहाजों को भेजा है। मछली पकड़ने वाले इन जहाजों ने एक विवादित द्वीप को घेर लिया है, जिस पर चीन और फिलीपींस दोनों ही दावा करते हैं। यह द्वीप फिलीपींस के 200 समुद्री नॉटिकल मील की आधिकारिक जल सीमा के अंदर आता है। चीन की इस दादागिरी के बाद फिलीपींस ने अपने हल्के लड़ाकू विमानों को चीनी जहाजों को भगाने के लिए भेजा है। फिलीपींस का मानना है कि चीनी जहाजों के साथ हथियारों से लैस मिलिशिया भी मौजूद है। फिलीपींस के रक्षा मंत्री के चीन से मांग की है कि वह अपने जहाजों के बेड़े को तुरंत हटा ले। फिलीपींस ने इन जहाजों की उपस्थिति को धमकाने वाली उपस्थिति करार दिया है। फिलीपींस की वायुसेना के जहाज हर दिन स्थिति की निगरानी के लिए उड़ान भर रहे हैं। रक्षा मंत्री लॉरेंस जाना ने कहा कि सेना दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति को बढ़ाएगी ताकि संप्रभुता की गश्त की जा सके और फिलीपींस के मछुआरों की रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा, हमारे हवाई और समुद्री हथियार देश की संप्रभुता और संप्रभु अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मनीला में चीनी दूतावास ने इस घटना पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले चीनी दूतावास ने कहा था कि विटसुन रीफ के पास मौजूद मछली पकड़ने वाले जहाजों ने खराब मौसम की वजह से शरण ली हुई है। उसने यह भी कहा था कि इन जहाजों के साथ कोई मिलिशिया मौजूद नहीं है। फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, चीन, ताइवान और वियतनाम दक्षिण चीन सागर को लेकर दावा करते हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण इलाके से हर साल $3.4 ट्रिलियन का व्यापार होता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। होली पर पाकिस्तान की साजिश नाकाम, जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादी ढेर। जी हां दोस्तों, भारत में त्योहारों पर हमला करवाने की कोशिश को एक बार फिर नाकाम किया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को कहा कि कल शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जो 2 आतंकवादी मारे गए, उनमें एक हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य है और वह हथियार चलाने के प्रशिक्षण लेकर पिछले ही सप्ताह पाकिस्तान से लौटा था। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि दक्षिण कश्मीर में शोपियां के वनगांव में शनिवार शाम को जो मुठभेड़ शुरू हुई थी, वह हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के एक आतंकवादी के मारे जाने के साथ खत्म हो गई। उन्होंने यह कहा कि इस अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। उनमें एक शोपियां निवासी इनातुल्लाह शेख 2018 से सक्रिय था और वह उस साल हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान गया था। पिछले ही सप्ताह वह लौटा था। वह हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य था। कुमार ने बताया कि अन्य आतंकवादी आदिल मलिक अनंतनाग का रहने वाला था और उसका संबंध लश्कर तैयबा से था। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ स्थल AK-47 राइफल, एक M4 राइफल और एक पिस्तौल बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के पास से 2 M4 राइफल बरामद की है। महानिरीक्षक ने कहा कि इस बात की संभावना है कि शेख पाकिस्तान से M4 राइफल लेकर आया हो। इस मुठभेड़ में सेना के ट्रूपर हवलदार पिंकू कुमार शहीद हो गए, जबकि एक अन्य सिपाही घायल हो गए। घायल सिपाही को सेना के 92 बेस अस्पताल ले जाया गया है और उसकी हालत स्थिर बताई गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। होली से अगले दिन भारत में फिर पहुंचेंगे 3 राफेल। इस दिन मिलेंगे 9 और लड़ाकू विमान, बढ़ाएंगे IAF की ताकत। जी हां दोस्तों, भारत विरोधी देशों को जवाब देने के लिए अब देश में 3 और राफेल आने वाले हैं। यह राफेल होली के अगले दिन यानी 30 मार्च को आने वाले हैं, जो देश की सेना को और भी ताकतवर बनाएंगे। इसके साथ ही 9 लड़ाकू विमान अगले महीने यानी अप्रैल में मिलेंगे। इससे देश की शक्ति बढ़ेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 3 राफेल विमान 1 से 2 दिन में अंबाला में लैंड करेंगे। इसके बाद मार्च से अगले महीने अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 9 और राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत आएंगे। राफेल लेने के लिए निकल चुकी है टीम। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लड़ाकू विमान राफेल को लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टीम फ्रांस के लिए निकल चुकी है। यह टीम 3 लड़ाकू विमानों की खेप लेकर 30 से 31 मार्च को फ्रांस से अंबाला पहुंचेगी। इसके बाद अप्रैल में 9 और राफेल विमान देश में मंगाए जाएंगे। इसके लिए डील लगभग फाइनल हो चुकी है। वहीं बता दें कि आज से 5 साल पूर्व 2016 में भारत और फ्रांस के बीच 36 लड़ाकू विमान राफेल को खरीदने के लिए 59 करोड़ रुपए का सौदा किया गया था। फ्रांस की कंपनी ने इस सौदे के बाद पहली बार 28 जुलाई को 5 राफेल भारत पहुंचाए थे। इसी के बाद पिछले महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में बताया था कि अब तक 11 राफेल विमान भारत पहुंच चुके हैं, जबकि मार्च माह तक कुल 17 विमान भारत पहुंचेंगे। वहीं अगले साल यानी 2022 तक राफेल का पूरा बेड़ा भारत पहुंच जाएगा, जिसके बाद हमारी सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये है राफेल की खूबियां।
राफेल की खूबियों की बात करें तो यह लड़ाकू विमान बहुत ही एडवांस है। लड़ाकू विमान राफेल चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। यह एक नहीं बल्कि कई रोल निभाने में सक्षम कॉम्बैट फाइटर जेट है। यह ग्राउंड सपोर्ट से लेकर डेप्थ स्ट्राइक और एंटी शिप अटैक में सक्षम है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह 9,500 किलोग्राम भार उठाने में सक्षम है। राफेल अधिकतम 24,500 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार की बात करें तो यह 1389 किलोमीटर प्रति घंटे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह ने किया पहले चरण में बढ़त का दावा, बोले बम्पर वोटिंग बीजेपी के लिए शुभ संकेत। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने असम और पश्चिम बंगाल में बम्पर मतदान को बीजेपी की जीत के शुभ संकेत बताया है। उन्होंने कहा, कल शनिवार असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हुआ। भारी मतदान के लिए दोनों राज्यों की जनता का धन्यवाद। शाह ने दावा किया कि बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों में से 26 सीटें बीजेपी जीत रही है। असम में 47 में से 37 सीट जीतने का दावा किया। पहली बार बम नहीं फटा। अमित शाह ने कहा, असम और पश्चिम बंगाल में मतदान शांतिपूर्ण और सकारात्मक हुआ है। एक व्यक्ति की भी मृत्यु नहीं हुई है। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में हमारी पार्टी 30 में से 26 से भी ज्यादा सीटें जीत रही है। हम असम में भी 47 सीटों में से 37 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। शाह ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है जब बंगाल में बिना बम फटे चुनाव हुआ है। शाह ने कहा, बंगाल की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। आने वाले दिनों के लिए यह शुभ संकेत है। असम में सर्बानंद सोनोवाल और हिमंता बिस्वा शर्मा ने विकास का जो काम किया है, जनता ने उसका समर्थन किया है। बंगाल में जिस प्रकार का तुष्टीकरण का माहौल था, घुसपैठियों का बेरोक-टोक घुसना जारी था और औद्योगिक विकास में अनदेखी, महिला सुरक्षा के मामले में लोगों को घोर निराशा हुई है। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, दीदी के आने से सिर्फ दल का नाम बदला, व्यवस्था वही रही। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सोनार बांग्ला के नाम से विकास लेकर आएंगे। इसे लोगों ने स्वीकार किया है। बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग को भी धन्यवाद। बंगाल की महिलाओं को भी विशेष धन्यवाद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मोदी को भेजा संदेश, लिखा, बेस्ट फ्रेंड मोदी को होली की शुभकामनाएं। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने रविवार को अपने बेस्ट फ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रंगों के त्योहार होली की बधाई दी। मॉरिसन ने ट्वीट किया, अपने हिंदू ऑस्ट्रेलियाई समुदाय, अच्छे मित्र नरेंद्र मोदी एवं इस त्योहार को मना रहे सभी लोगों को खुशहाल एवं रंगीन होली की शुभकामनाएं। उन्होंने हिंदी में लिखा, होली की शुभकामनाएं। मॉरिसन ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश पोस्ट किया और उल्लेख किया कि पिछले साल इस त्योहार पर कोरोना वायरस महामारी का साया रहा। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल भी महामारी का इस पर्व पर असर होगा, लेकिन लोग अब भी अधिक विश्वास के साथ भविष्य को लेकर आशान्वित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत टीके बनाने का बड़ा काम कर रहा है और ये टीके दुनिया के बड़े हिस्से को मदद पहुंचा रहे हैं। मॉरिसन ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के चतुष्कोणीय संगठन में भारत की भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर आगे का रास्ता तैयार करते रहेंगे। मॉरिसन ने कहा कि एकता की भावना से मैं आप सभी को होली की बधाई देता हूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह का दावा, पहले चरण की 30 में से 26 सीटें जीतेंगे, बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण के मतदान के बाद पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की जीत हासिल करने का भरोसा जताया है। उन्होंने पहले चरण में बंगाल की 30 सीटों में से 26 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया। अमित शाह ने रविवार को कहा कि कल असम और बंगाल में 2 चरण का मतदान पूरा हुआ है। मैं बीजेपी की ओर से पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रथम चरण के मतदान के लिए दोनों राज्यों की जनता का धन्यवाद करता हूं। अमित शाह ने दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत हासिल करने का दावा किया। नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 84% से ज्यादा वोटिंग और असम में 79% से ज्यादा मतदान होना बताता है कि जनता में भारी उत्साह है। असम कुछ वर्षों पहले और बंगाल भी पहले चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता था। इस बार दोनों जगह मतदान शांतिपूर्ण हुआ है। किसी भी व्यक्ति की जान कहीं भी नहीं गई है। ये दोनों राज्यों के लिए शुभ संकेत है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि पहले चरण में बंगाल में 30 में से 26 सीटों से ज्यादा पर बीजेपी जीत रही है। प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही है। हमारी सीटें भी बढ़ रही है और जीत का अंतर भी बढ़ रहा है। असम में 47 में से 37 सीटों से ज्यादा पर बीजेपी जीतेगी, इसके साफ संकेत मिल रहे हैं। अमित शाह ने कहा, मैं मानता हूं कि बंगाल में प्रथम चरण में 26 सीटों से जो शुरुआत हुई है, हमारे लक्ष्य 200 पार को सिद्ध करने में हमें बड़ी सरलता रहेगी। बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे और सभी कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है। गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल में जिस प्रकार का घोर निराशा और हताशा का माहौल था, 27 साल के कम्युनिस्ट शासन के बाद बंगाल के लोगों को आशा थी कि दीदी एक नई शुरुआत लेकर आएगी, मगर दल का चिन्ह और नाम बदल गया, लेकिन बंगाल वही का वही रहा, बल्कि और गिरावट आई। मैं चुनाव आयोग को बधाई देता हूं
कि बंगाल में चुनाव आयोग को शांतिपूर्ण मतदान कराने में उन्हें सफलता मिली है। ये कई वर्षों के बाद हो रहा है कि बिना किसी की मृत्यु के, बम धमाकों के बिना, दोबारा मतदान कराए बिना मतदान प्रक्रिया पूरी हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा एनसीपी मिले तो महाराष्ट्र में गिर सकती है सरकार, अमित शाह एवं शरद पवार की मुलाकात ने दिए कई संकेत। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार तथा राकांपा के ही एक और दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल की अहमदाबाद में हुई मुलाकात से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। होली पर्व के एक दिन पहले देश की राजनीति के दो दिग्गज बड़े नेताओं की गुप्त मुलाकात, उद्योगपति मुकेश अंबानी की बिल्डिंग एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी कार बरामद होने के बाद से देश की राजनीति में उबाल आया हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र में चल रही महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर भी कई तरह की अटकलें चल रही हैं। इस बीच अहमदाबाद में अमित शाह तथा शरद पवार की मुलाकात ने प्रदेश की राजनीति में भविष्य में उथल-पुथल की संभावनाओं को जन्म दे दिया है। महाराष्ट्र में हाल ही कई बड़े मामलों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अलावा कई केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हैं। इसके अलावा भाजपा के नेता एनसीपी नेताओं को साध कर एक बार फिर महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इसी संदर्भ में इन दिग्गज नेताओं की मुलाकात को भी देखा जा रहा है। शरद पवार राजस्थान के जयपुर में किसी कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे। वहां से एक दिन पहले ही अहमदाबाद पहुंचे देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी अहमदाबाद में आगमन हुआ तथा बताया जा रहा है कि देश के एक नामी उद्योगपति के रिहायशी इलाके में इन नेताओं की मुलाकात हुई। एनसीपी के कर्ता धर्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी इस बात की भी पुष्टि करती है कि भाजपा एवं एनसीपी नेता महाराष्ट्र अथवा गुजरात को लेकर भविष्य की राजनीति की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। पवार को भारतीय राजनीति का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है तथा वे एक तीर से कई निशाने साधने में कुशल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को मिलेगी कड़ी टक्कर, जो बाइडेन ने दिया सुझाव। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अरबों डॉलर के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड को कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतांत्रिक देशों के प्रयास को फंडिंग करने सुझाव दिया है। बाइडेन ने यह सुझाव ऐसे समय पर दिया है जब चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बाइडेन ने यह प्रस्ताव ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ फोन पर बातचीत के दौरान दिया। अमेरिका और चीन के बीच शिनजियांग में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर तनाव चल रहा है। बाइडेन ने ब्रिटिश पीएम से बातचीत के बाद मीडिया से कहा, मैंने सुझाव दिया है कि हमारी भी लोकतांत्रिक देशों की ओर से एक आवश्यक पहल होनी चाहिए ताकि दुनिया के उन समुदायों की मदद की जा सके जिन्हें वास्तविक मदद की जरूरत है। बाइडेन के इशारा चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के विकल्प की ओर था। चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए दुनिया भर में लोन बांटा है। इससे क्षेत्रीय ताकतों और पश्चिमी देशों की जहां चिंता बढ़ गई है, वहीं ड्रैगन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। चीन ने दुनिया के कई देशों को सड़क, रेलवे, बांध और बंदरगाह बनाने में मदद की है। चीन की इस परियोजना के कर्ज के जाल में श्रीलंका जैसे छोटे देश फंसते जा रहे हैं। श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के लीज पर देना पड़ा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में सत्ता में आने के बाद अरबों डॉलर की इस परियोजना की शुरुआत की थी। यह परियोजना दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को सड़क एवं समुद्र मार्ग से जोड़ेगी। भारत ने BRI की CPEC परियोजना को लेकर इसका बहिष्कार किया है। दरअसल 60 अरब डॉलर से तैयार होने वाला चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान की कब्जे कर गुजरेगा। भारत इसका विरोध कर रहा है। यह BRI की प्रमुख परियोजना है। चीन ने BRI के तहत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को 80 करोड़ डॉलर की अनुमानित लागत से विकास कर रहा है। चीन के अधिकारी भले ही बार बार यह कहते रहे हैं कि ग्वादर बंदरगाह और CPEC का उद्देश्य पूरी तरह से आर्थिक और व्यावसायिक है, लेकिन इसके पीछे चीन की असल मंशा सैन्य प्रभुत्व बढ़ाना है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ग्वादर का इस्तेमाल अपने नौसेना बेस के तौर पर कर सकता। करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करेगा अमेरिका। ब्रिटेन ने बाइडेन के प्लान का किया समर्थन, भारत आएगा साथ। जी हां दोस्तों, चीन के खिलाफ अमेरिका ने रणनीतिक लड़ाई का ऐलान पहले ही कर दिया है, लेकिन अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी भी अमेरिका शुरू करने वाला है और इसमें भारत प्रमुख भूमिका निभा सकता है। भारत के अलावा विश्व की कई बड़ी शक्तियां भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकती हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहल भी शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के खिलाफ दुनिया की तमाम लोकतांत्रिक देशों को एक साथ आने का आह्वान किया है और फिर चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के अरबों अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए ऐसे ही एक प्रोजेक्ट लाने की वकालत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा है कि उन्होंने अपने इस प्रपोजल के बारे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी बात कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन लगातार उइगर मुस्लिमों को टॉर्चर कर रहा है और इसे लेकर भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से उन्होंने बात की है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बात करने के
बाद कहा कि मैंने उन्हें बोरिस जॉनसन को कहा है कि हम लोगों को भी एक ऐसे ही प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी चाहिए जिसमें तमाम लोकतांत्रिक देश शामिल हो और इसके तहत उन समुदायों की मदद करनी चाहिए जिन्हें वास्तविक तौर पर मदद की जरूरत हो। अमेरिका जानता है कि पिछले कुछ सालों में चीन ने अरबों डॉलर का कर्ज छोटे देशों में बांटा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के नाम पर छोटे देशों पर काफी ज्यादा प्रभाव बनाने में कामयाब रहा है, जो क्षेत्रीय शक्तियों के अलावा वेस्टर्न नेशंस को भी खतरा है। चीन ने पिछले कुछ सालों में मदद के नाम पर छोटे देशों में विकास के कई काम किए हैं, जैसे रेलवे का निर्माण, बांधों का निर्माण और बंदरगाहों के निर्माण कराए हैं। विकास के नाम पर शी जिनपिंग ने छोटे देशों को अरबों डॉलर का कर्ज दिया है, जिसे चुकाना अब उन छोटे देशों के लिए नामुमकिन है। हालांकि इसी मदद ने चीनी बैंकों की स्थिति भी खराब कर दी है और पिछले महीने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का BRI प्रोजेक्ट फिलहाल फंस गया है। अमेरिका और ब्रिटेन जल्द से जल्द चीन को सख्त जवाब देने के लिए कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन चीन के शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के साथ अत्याचार को लेकर कार्रवाई करने को लेकर एकमत है। वहीं यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका ने शिनजियांग प्रांत के कई अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन अधिकारियों पर शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों को प्रताड़ित करने के आरोप हैं। वहीं चीन ने शिनजियांग मामले को चीन का आंतरिक मामला बताया है और कई दखलंदाजी के आरोप में कई ब्रिटिश अधिकारियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने कहा है कि ये ब्रिटिश अधिकारी चीन के खिलाफ बदनाम करने वाले और गलत जानकारियां फैला रहे थे। वहीं चीन लगातार छोटे देशों को धमकी भी दे रहा है, लिहाजा अमेरिका चाहता है कि दुनिया के लोकतांत्रिक देश मिलकर क्यों न एक ऐसे महाप्रोजेक्ट पर काम करें जिससे चीन को सीधे तौर पर रोका जा सके। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसमें भारत अहम भूमिका निभा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। होली पर कोरोना की डरावनी रिकॉर्ड रफ्तार, 24 घंटे में 300 से ज्यादा मौतें, मिले 62,714 नए मरीज। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार अब डरावनी होती जा रही है। इस साल में पहली बार कोरोना ने 24 घंटे में रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना के चलते जान गंवाने वालों की संख्या इस साल में पहली बार 300 से ज्यादा हो गई है। शनिवार को 312 मरीजों की मौत हुई, जो 24 दिसंबर 2020 के बाद से सर्वाधिक मौत की संख्या है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 62,500 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 163 दिन में सबसे ज्यादा हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के कुल 62,714 नए मामले मिले हैं। 28,739 कोरोना से संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं 312 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के अब तक 1,19,71,624 मरीज मिले हैं, जिनमें से संक्रमित होकर स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 1,13,23,762 हो गई है। 4,86,310 एक्टिव केस हैं, तो वहीं अब तक कुल 1,61,552 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक कोरोना का टीका लेने वाले लोगों की संख्या 6,02,69,782 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज, ज्यादा मौतें। कोरोना मरीजों की मौत की संख्या की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 166 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई, जो कि राज्य में 5 नवंबर 2020 के बाद से मौत की संख्या में सबसे ज्यादा है। पंजाब में 46 मौतें, केरल में 14, छत्तीसगढ़ में 13, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 10-10 मरीजों की जान चली गई है। बता दें कि देश में 15 राज्य ऐसे हैं जहां जनवरी या उससे पहले के सर्वाधिक केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से महाराष्ट्र और पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां मार्च में एक दिन के भीतर 3,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे को होली समेत सभी पर्वों पर होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। आज से 15 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान मॉल, बार, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स, उद्यान पार्क, सिंगल स्क्रीन थिएटर, समुद्री बीच और सार्वजनिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 83 तेजस मिलने से और ताकतवर होगी भारतीय वायुसेना, 48,000 करोड़ के सौदे पर लगी मुहर, जाने कब तक होगी डिलीवरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने आज यानी बुधवार को वायुसेना के लिए सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया। रक्षा मंत्रालय द्वारा 83 LCA तेजस लड़ाकू विमानों का अनुबंध बेंगलुरु में एरो शो के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा गया। यह सौदा 48,000 करोड़ रुपए का है। बेंगलुरु के एरो इंडिया एयर शो के दौरान अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना के शीर्ष अधिकारी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारतीय वायुसेना की 83 नए स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बनाने के ऑर्डर मिले हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा मेक इन इंडिया रक्षा अनुबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने घरेलू रक्षा खरीद के तहत करीब 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजस विमान खरीदने को 13 जनवरी को मंजूरी प्रदान की थी। इसके तहत 73 हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A विमान और 10 तेजस MK-1 प्रशिक्षण विमान शामिल हैं। तेजस MK-1A विमान में खास तरह के
AESA रडार मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक और हवा में ईंधन भरने की क्षमता से लैस है। HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक R माधवन ने पिछले महीने कहा था कि वायुसेना को तेजस हल्के लड़ाकू विमान की आपूर्ति मार्च 2024 से शुरू हो जाएगी और कुल 83 विमानों की आपूर्ति होने तक हर वर्ष करीब 16 विमानों की आपूर्ति की जाएगी। एक विमान की कीमत 309 करोड़। HAL के अध्यक्ष माधवन ने कहा कि 4.5 पीढ़ी के एक लड़ाकू तेजस विमान की कीमत 309 करोड़ रुपए होगी, जबकि इसके प्रशिक्षण देने वाले संस्करण की कीमत 280 करोड़ रुपए होगी। आधारभूत मूल्य 25,000 करोड़। माधवन ने कहा कि सभी 83 तेजस विमानों का आधार मूल्य 25,000 करोड़ होगा, जबकि 11,000 करोड़ रुपए ग्राउंड सपोर्ट और आधारभूत ढांचे पर खर्च होंगे। GST और सीमा शुल्क 7,000 करोड़ होगा। इसके अलावा 2,500 करोड़ रुपए डिजाइन और विकास करने वाले एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को दिए जाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।